हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी वाला। मेरा नाम नानकी बवेजा है। स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग आर वीकेंड रिचुअल। वीकेंड पे हम बेसिकली हर वीक हर संडे को इकोनॉमी की न्यूज़ कवर करते हैं फ्रॉम दी सेगमेंट और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट तो नहीं कहूँगी बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी विच इज़ इकोनॉमी। बिकॉज इकोनॉमी थोड़ी सी टफ लगती है स्टूडेंट्स को, थोड़ी सी टेक्निकल है। आई वुड नॉट से टफ, क्योंकि ये चीज़ मैं एलिमिनेट करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के माइंड से कि भाई ये जो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा टफ है। टफ नहीं है, टेक्निकल है। टेक्निकल तुम लोग चीज़ें कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करते हो, बेसिक्स पे फोकस नहीं करते हो ना, इसलिए तुम लोगों को ये हवा बैठ चुका है कि टफ है। चलो नेवरदीलेस, तो हम हर संडे क्या करते हैं, पूरे वीक में जितनी भी इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़ आर्टिकल जो हमें पता होने चाहिए, आते तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन क्या हमको सारे पता होने चाहिए? नहीं, हमें सारी न्यूज़ पे फोकस नहीं करना है। भाई जितना यूपीएससी में पूछा जाता है अभी तो हम उतना पढ़ेंगे, बाद में जाके अगर हमारा इंटरेस्ट आ गया तो डेफिनेटली हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे कि हमें ही पॉलिसी मेकिंग करनी है, हमें इकोनॉमिस्ट बनना है। बट एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ उतना सा पढ़ना है जितना जितना जिससे हमारी यूपीएससी की जो नैया है वो पार हो जाए एक बार में। तो इस बार का जो टाइम फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी वीकली कितना है, 16 जनवरी टू 21 जनवरी। तो हफ्ते हफ्ते की न्यूज़ कवर करते हैं। बच्चे बहुत रिलीजियसली देखते हैं हर बार। सो बेसिकली 5 न्यूज़ आर्टिकल कवर करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी जो क्लास होती है 2 पार्ट्स में, 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हम मेंस के पर्सपेक्टिव मतलब थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ते हैं उसको, मेंस प्रीलिम्स दोनों इतना मतलब हॉलिस्टिकली कवर करते हैं। और एक हमारा सेक्शन होता है सीधी बात नो बकवास वाला, SBNB बोलती हूँ मैं उसको, कि भैया बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे। हमें उसमें बहुत ज़्यादा डीप डिक करने की ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ेंगे और फिर आगे चलते बनेंगे, ठीक है ना। तो इस बार अगर हम देखें तो 5 न्यूज़ आर्टिकल है हमारे। स्टार्टिंग का सेगमेंट हमारा डेफिनेटली वाला होता है जहाँ पे हम मेंस फोकस बातें करते हैं, मेंस रिलेटेड बातें करते हैं, मेंस रिलेटेड टॉपिक्स को टच करते हैं। एंड बाकी की 3 जो न्यूज़ हैं हमारी जो SBN भी हैं, तो शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, हंसते खेलते पता भी नहीं चलता कौन से न्यूज़ आर्टिकल कवर भी हो जाते हैं, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट वाला जो आज न्यूज़ है विच इज़ फाइनेंशियल अश्योरेंस टू श्रीलंका, इसको मैं आपको थोड़ा सा अगेन मैंने बीच में कोशिश करी थी आपको इकोनॉमी को आई आर आपका क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन। IR आपका आता है सेकेंड पेपर में, ठीक है ना, GS2 जो होता है, और हम जो इकोनॉमी पढ़ते हैं वो GS3 में आती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इन दोनों का कनेक्शन है। तो मैंने बीच में भी एक बार आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है उसके ऊपर कैपिंग लगा दी थी। जो G7 कंट्रीज़ थी उन्होंने जो रशिया के क्रूड ऑयल पे कैपिंग लगा दी थी, तो उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है इंडिया पे, कैसे वो एक IR का टॉपिक है लेकिन फिर भी उसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस है। सिमिलरली ये वाला जो भी टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल अश्योरेंस टू श्रीलंका, इसके काफ़ी सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। तो आज हम उसी को एक बार कवर करेंगे। तो मेरा स्पेशल फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल पे। तो आप भी थोड़ा सा अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं उनको खोल लीजिए, ठीक है। सो बेसिकली अभी न्यूज़ क्या आई थी कि श्रीलंका एक्सपेक्ट्स फाइनेंसिंग अश्योरेंसेस फ्रॉम चाइना फॉर IMF। अब फाइनेंशियल अश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस होता है या अश्योरेंस होता है, मैं अश्योरेंस दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है तो फाइनेंशियल अश्योरेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कौन? श्रीलंका। किससे एक्सपेक्ट कर रहा है? चाइना से। वो क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? क्योंकि इंडिया ने उसको अपनी फाइनेंशियल अश्योरेंस दे दी है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगी एज टू व्हाट फाइनेंशियल अश्योरेंसेस। बट अभी आप ये समझिए कि भाई 3 कंट्रीज थे, 3 में से एक कंट्री ने फाइनेंशियल अश्योरेंस दे दी है श्रीलंका को। क्यों ज़रूरत पड़ रही है फाइनेंशियल अश्योरेंस की? क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के इस टाइम 2 नेबर्स बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से जूझ रहे हैं। वन इज़ श्रीलंका जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं, एंड द अनदर वन इज़ पाकिस्तान। वहाँ पे भी देर इज़ इकोनॉमिकल टर्मोइल, फिर वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रहा है। एंड सेम गोज़ विद श्रीलंका। इन्फ्लेशन लेवल है मतलब गैलपिंग या रन अवे इन्फ्लेशन है, प्लस उसके बाद यू सी there is recession also, political instability है। last year तो it was there was a coup that happened,
सो उसके बाद श्रीलंका ने क्या किया, दरवाजे खटखटाए आईएमएफ के, क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं रह गए थे अपने एक्सपोर्ट बिल को सेटल करने के लिए। वही वाली हालत जो इंडिया की हुई थी 1991 में, कि पैसे ही नहीं बचे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। तो इंडिया भी उस टाइम कहाँ गया था, आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए थे। सिमिलरली श्रीलंका ने भी इस टाइम कहा, आईएमएफ के दरवाजे खटखटाए। अब आपको लग रहा होगा मैम आईएमएफ क्यों, वाई नॉट वर्ल्ड बैंक, वाई नॉट अदर इंस्टीट्यूशंस, या वाई नॉट अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि वर्ल्ड बैंक अगर लोन देता है तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, ठीक है ना। कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मुझे अपने पूरे कंट्री में रोडवे स्टैब्लिश करना है, या 6 चैनल रोड स्टैब्लिश करनी है, या कोई एक कुछ डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक बेसिकली लोन देता है। आईएमएफ कब आता है, इट कम्स फॉर द रेस्क्यू, जब आपकी जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था है ना वो हिल गई है, या हिल चुकी है, या हिलने वाली है। आपके पास फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, पूरा जो विदेशी मुद्राओं का भंडार जो होता है वो डिप्लीट होने लग गया है। आपके पास अब इतने पैसे ही नहीं बचे कि आप बाहर से कुछ मंगा सको, मतलब इंपोर्ट कर सको। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हम किसके दरवाजे या किसके दर जाते हैं, आईएमएफ के दर जाते हैं, ठीक है ना। अब आईएमएफ ऐसे तो लोन दे नहीं देगा कि हाँ भाई आप आए हो चलो जी ले लो आ जाओ, कोई बहुत हमारे यहाँ तो पैसा बट रहा है। ऐसा तो आपको पता है कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, बिकॉज देयर आर नो फ्री लंचेस। तो उसके लिए जो कंट्री होती है जो हेल्प मांग रही होती है, उसके जो मेजर लेंडर्स होते हैं, मतलब जो मेजर जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको पैसा, मतलब अगर आप श्रीलंका को देखो तो श्रीलंका ने 3 ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिससे सबसे ज़्यादा पैसा ले रखा है। फर्स्ट इज चाइना, अनदर वन इज इन इंडिया, एंड थर्ड वन इज जापान। तो वो उनको बोलती है कि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको रिव्यू करके बताओ हम कि क्या ये वर्दी भी हैं लोन लेने के लिए कि नहीं, क्या ये जो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पिक्चर या डिपिक्ट कर रहे हैं। आज मैं भी तो कर सकती हूँ कि अपनी जो बैलेंस शीट है उसको फॉर्ज कर दूँ, या उसकी कंसीलिंग कर दूँ, जो उसके फैक्ट्स हैं उसको मतलब मैनिपुलेट कर दूँ, ठीक है ना। तो कोई पीछे अश्योरेंस या गारंटी लेने वाला तो होना चाहिए। तो फाइनेंशियल अश्योरेंस क्या होता है, जब कोई एंटिटी दूसरी एंटिटी की जो बैलेंस शीट्स है, जो डेटा है, उसकी अश्योरेंस देता है कि हाँ भाई ये जो डेटा या ये जो अकाउंट्स या बैलेंस शीट्स फर्निश कर रहे हैं ये ट्रू हैं, दे आर शोइंग द ट्रू पिक्चर ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंट्री। भाई कंपनीज के केस में भी होता है फाइनेंशियल अश्योरेंस, कंट्रीज के केस में भी होता है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, अब आई थिंक आपको थोड़ी स्टोरी लाइन समझ आ रही होगी, तो अब थोड़ा सा न्यूज़ पे चलते हैं। मैंने आपको एक बार एक ब्रॉडर पिक्चर क्रिएट करी है, अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, ठीक है। तो इंडिया हैज़ रिसेंटली प्रोवाइडेड फाइनेंशियल अश्योरेंस टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू प्रोवाइड बैकिंग टू श्रीलंका। क्यों? क्योंकि श्रीलंका को आईएमएफ ऐसा नहीं है श्रीलंका के अगेंस्ट बायस्ड है, किसी भी कंट्री को विदाउट कोई फाइनेंशियल अश्योरेंस के बिना वो क्यों देगा, कोई तो जिम्मेदारी उठाने वाला होना चाहिए। फाइनेंशियल अश्योरेंस का इसको बिल्कुल भी इससे कंफ्यूज मत कर लेना कि कल को श्रीलंका अगर पैसे देने में फेल हो गया तो इंडिया, चाइना और जापान को, या जो कंट्रीज उसकी इसको पीछे बैकिंग प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, उनको पैसे देना होगा। डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ विद दिस फैक्ट। इट इज़ जस्ट दैट फाइनेंशियल अश्योरेंस में जो ऑथेंटिसिटी ऑफ डेटा है उसके ऊपर बात करी जाती है, ठीक है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने प्रोवाइड करा है फाइनेंशियल अश्योरेंस फॉर श्रीलंका कि भाई आईएमएफ ये जो डेटा दे रहा है श्रीलंका ये ट्रू है, नाउ आप यू कैन प्रोसीड विद दी हेल्प। सो फाइनेंशियल अश्योरेंस द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो झूठे नहीं हैं, सच है, और ये जो पिक्चर भी शो कर रहे हैं, मतलब ये जो भी डिपिक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी झूठ पाट नहीं है, ठीक है ना। अगर ये अश्योरेंस है, उसके जो 2 और लेंडर्स हैं, 2 और लेंडर्स कौन से हैं, जापान एंड चाइना, अगर ये भी ये दे देते हैं, सो श्रीलंका को कितने की हेल्प करने को रेडी, कितने फंड्स देने को रेडी हो जाएगा आईएमएफ, $2.9 बिलियन, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द न्यूज़, ठीक है। अब आईएमएफ जो है ऐसे ही मैंने आप क्या बात करी कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है आईएमएफ, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू दी कंट्री सो दैट दे गेट फिस्कल स्पेस, मतलब उनके पास थोड़ी बैंडविथ आ जाए पैसों के मामले में, सो दैट वो जो भी उन्होंने पॉलिसीज सोची हुई है या जो भी रेक्टिफिकेशन मेजर्स सोचे हुए हैं वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। एट द सेम टाइम क्या मतलब किसी ने अश्योरेंस दे दी, उसके बाद भी क्या आईएमएफ
बोलेगा हाँ ठीक है पैसे ले जाओ। याद करो इंडिया के केस में क्या हुआ था 91 में, रिलेट करो। वो बोला था ना IMF ने कि आपको पॉलिसीज अपनी कंट्री में स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे उस टाइम, याद करो 91 में। सबको पता है 1991 में पॉलिसीज आई थी कौन सी, LPG पॉलिसीज, जिसने इंडिया के इकोनॉमी स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया था। देश किस तरीके से रन होता है, देश की आर्थिक व्यवस्था, पॉलिटिकल और डेमोक्रेसी और ये सब नहीं, आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से चलती है उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज करने को बोल दिया था। IMF ने बोला था कि अगर आप लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी नहीं लेके आओगे, अपने देश के दरवाजे दूसरी कंट्रीज के सामान के लिए नहीं खोलोगे, दूसरे कंट्रीज के फंड्स के कैपिटल के लिए नहीं खोलोगे, हम आपको कोई सी भी हेल्प एक्सटेंड नहीं करेंगे। एंड सिमिलरली अभी भी वही केस है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम इंडिया के साथ उन्होंने कुछ दुर्व्यवहार किया था, अभी श्रीलंका के साथ भी यही है कि जो रिकमेंड किए हमने पॉलिसी चेंजेस, आप दिखाओ, यू शो योर कमिटमेंट टुवर्ड्स इट कि आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, तभी हम आपको देंगे, ठीक है ना। इट ऑल्सो मुसीबत आने पे तो IMF हेल्प करता ही है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रिकॉशनरी फाइनेंसिंग। नाउ व्हाट इज प्रिकॉशनरी फाइनेंसेस? अरे मुझे दिख रहा है आगे चल के, आज से 2 साल में या अगले 1 साल में, कि मेरे देश की जो इकोनॉमी है वो शेक होने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है, या हम किसी क्राइसिस में जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज ऑल्सो IMF प्रोवाइड्स फंड, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है कि IMF डू नॉट प्रोवाइड प्रिकॉशनरी फंडिंग, इट जस्ट प्रोवाइड्स फंडिंग कि भाई जब मुसीबत आ गई है तब के टाइम ही नहीं, तब तो वो हेल्प करता ही करता है, बट फॉर प्रिकॉशन कि भाई दिख रहा है कि आगे मुसीबत आने वाली है, एक कोई कंट्री कुछ मेजर्स लेना चाहती है उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। येस, IMF सेज आई एम रेडी टू हेल्प यू, ठीक है। फिर द फंड्स आर नॉट प्रोवाइडेड टू द कंट्री डायरेक्टली, rather the country seeking help have to agree to some policy changes, जो मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है जी। चलिए अब जो IMF है उसके मेजर लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, ये हमें क्यों जानने की जरूरत है, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया था श्रीलंका के ऊपर से ही, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी या रैपिड क्रेडिट फाइनेंसिंग, कुछ ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है इनका। मैं आई थिंक एक आधा वर्ड गलत बोल रही हूँ, रैपिड वर्ड इज राइट, बट आई थिंक आगे वाला रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी कुछ ऐसा करके। सो उसके ऊपर, क्योंकि वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है, ठीक है ना। दे जस्ट वॉन्टेड टू नो कि आपने ये वर्ड सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ है और किसके एसोसिएशन में सुना हुआ है। तो बस आपसे ये पूछा गया था, एसोसिएशन ऑफ वर्ड। तो जिनको पता था कि भाई IMF ने अभी भी जो हेल्प एक्सटेंड करी है अंडर दिस एग्रीमेंट, अंडर दिस फ्रेमवर्क, उन्होंने आंसर बच्चों ने सही कर दिया था। एंड दैट इज़ वाई हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि IMF के जो लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में एक बार उनको स्किम थ्रू कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से वो मैं भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो सोर्स होता है इंस्ट्रूमेंट, आई वुड से जनरल रिसोर्स अकाउंट। तो जनरल रिसोर्स अकाउंट में क्या होता है, उतना ही पैसा कंट्रीज को मिलता है। मान लीजिए क्या होता है, IMF कैसे काम करता है, IMF की सब्सक्रिप्शन, IMF की मेंबरशिप लेने के लिए कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि हमको किसी क्लास में एनरोल करने के लिए, किसी क्लब में मेंबरशिप के लिए, व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू पे सम एनरोलमेंट फीस। सिमिलरली यहाँ पे IMF में भी वही होता है कि IMF की जो सब्सक्रिप्शन, IMF की मेंबरशिप लेने के लिए कंट्रीज़ को कुछ अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन उस टाइम किया होता है उतनी अराउंड हेल्प मिल जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट कम्स अंडर द जनरल रिसोर्स अकाउंट। फिर पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, इसमें जो IMF है जो थोड़े सब्सिडाइज रेट पे जो है, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट, नॉट सब्सिडाइज रेट, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। मान लीजिए कि मार्केट में ब्याज का दर 8% चल रहा है, तो ये थोड़े सब्सिडाइज रेट पे देते हैं फॉर अंडर दिस प्रोग्राम पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। इसमें फुल मार्केट रेट पे ही जो है लोन मिलता है, ऐसा नहीं है पैसा फ्री फंड में मिल रहा है, यू नीड टू पे सम इंटरेस्ट। तो मार्केट रेट पे इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे होता है। एंड लास्ट इज रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। भाई मुझे लग रहा है कि यहाँ की जो कंट्री है जिसकी पॉलिसीज इतनी रेजिलियंट नहीं है, इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट, इन ऑर्डर टू डेवलप रेजिलियंसी टूवर्ड्स द एक्सटर्नल शॉक्स,
तो उस पर्पस के लिए भी जो है IMF जो है फैसिलिटीज या IMF जो है फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब इसमें मेंस का क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने बताया कि यहाँ से ये जो टूल्स ऑफ फंडिंग है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फंडिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को मेंस के पर्सपेक्टिव से देखो तो मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको कैसे कवर करना है इसको, वो ऐसे कवर करना है। आप ये देखो कि कुछ टाइम से इंडिया के जो नेबर्स हैं, पहले बांग्लादेश में क्राइसिस थे, फिर उसके बाद पाकिस्तान में बहुत टाइम से जो है डिसरप्शन चल रहा है, सेटल मतलब वहाँ पे बहुत इंस्टेबिलिटी है, श्रीलंका में भी आज से 1.5-2 साल हो गए हैं। तो इनका क्या ये इफ़ेक्ट्स, ऐसा तो नहीं है ये इंडिपेंडेंट है। आपके पड़ोसी के यहाँ कुछ हो रहा है, पड़ोसी के यहाँ आग लगी है, तो डेफिनेटली उसका धुआं उड़ के आप तक आएगा ही आएगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो इतनी इजी तरीके से सोचना है, ये नहीं कि क्या क्वेश्चन आ गया कि वहाँ क्या हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़। सीधी सी बात है कि जब आपके पड़ोसी के यहाँ पे आग लगती है तो उसका एटलीस्ट इफ़ नॉट इफेक्ट बट धुआं तो उड़ के आपके घर में पूरा भर ही जाएगा। तो अगर हम इंडिया के नेबर्स की बात करें, इंडिया के नेबर्स की बात करें तो 3 नेबर, आई वुड नॉट कंसिडर बांग्लादेश नाउ कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मेजरली इस टाइम पाकिस्तान एंड श्रीलंका सबसे ज़्यादा इंस्टेबल है। तो क्या उसका इम्पैक्ट कुछ इंडिया पे पड़ता है या पड़ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करोगे, अपने आंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है ना, क्रिटिकली नहीं, जस्ट एग्जामिन और डिस्कस। तो ऐसे केसेस में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड योर आंसर्स, बताओ, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाओ अपनी। वहाँ पे आप बोल दोगे हाँ जी फर्क पड़ता है ये ठीक है ना, 5 पॉइंट नहीं, आपके दिमाग में क्लैरिटी है, यू हैव टू शो दिस, यू हैव टू प्रेजेंट इट ऑन योर आंसर शीट। वो क्लैरिटी कैसे दिखेगी जी, वो ऐसे दिखेगी जब आप बताओगे कि जो इम्पैक्ट पड़ता है इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एंड देयर कुड बी नेगेटिव इम्पैक्ट्स टू, ठीक है ना। वी विल नॉट से कि अब कंक्लूजन हम देखेंगे कि कंक्लूजन में बेसिकली हमें ना बोलना है पॉजिटिव नेगेटिव, कैसे इनको मिटिगेट किया जा सकता है। तो इनिशियली आपका बॉडी ऑफ आंसर क्या होगा, यस इम्पैक्ट पड़ता है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखिए कि पहले नेगेटिव की लिस्ट ज़्यादा लंबी है, तो आओ चलो नेगेटिव देखते हैं, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कि इंडिया के भी बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होता है, ठीक है ना, नॉट पाकिस्तान बट येस श्रीलंका में तो बहुत इन्वेस्टमेंट करी हुई है बहुत लोगों ने, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट बिकम्स डेड, भाई पता ही नहीं वो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक गोज फॉर अ टॉस, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैम्पर होता है ना। आपको सिर्फ पॉइंट्स नहीं लिखने हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट्स नहीं लिखने, सिर्फ इतना नहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट विल गो फॉर अ टॉस या उस पर बहुत दुर व्हाट वी से दुर इफेक्ट, मतलब नेगेटिव इफेक्ट आई वुड से पड़ेगा। You have to substantiate with the examples. Now how will you substantiate with example is you have to quote numbers here कि भैया 2021 तक समवेयर अराउंड $4 बिलियन का हमारा जो था वो ट्रेड था, $4.8 बिलियन का अमाउंट हम एक्सपोर्ट करते थे, बट 2022 में इतनी बुरी हालत थी कि ये जो 4.8 बिलियन का जो फिगर है वो 50% रह गया या 60% रह गया। अदरवाइज ये पॉइंट्स जेनरिक सब लिख लेंगे, आपको दूसरे से आगे नंबर कैसे मिलेंगे जब आप बताओगे कि भैया हाँ ये स्टेटस है करंट, दैट इज व्हाट इज लिंकिंग ऑफ करंट अफेयर्स विद योर स्टैटिक पोर्शन। कैसे आंसर को मल्टी डायमेंशनल हॉलिस्टिक बनाओगे, ऐसे जब नंबर डालोगे। इन्वेस्टमेंट का अगर नंबर याद आ रहा है कि भैया कितना इन्वेस्टमेंट होता है, या कोई रीसेंट प्रोजेक्ट याद आ रहा हो कि भाई ये अभी रीसेंट इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया ने वहाँ पे, तो अभी वी आर नॉट श्योर, जैसे कि आईटीसी का भी, आईटीसी जो होटल सेगमेंट है उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था होटल प्रोजेक्ट में। नाउ दे आर वेरी स्केप्टिकल कि वो रिटर्न्स भी कभी देगा कि नहीं देगा, या बिल्कुल उनको शट डाउन करना पड़ेगा, या लोग तोड़ फाड़ ना बचा दे, ठीक है ना। देन और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, इट विल ऑल्सो हैव अ बेयरिंग ऑन जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स पे कैसे बेयरिंग आएगी, आपको क्या लगता है। श्रीलंका में क्राइसिस हो रखे हैं, श्रीलंका कहाँ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में, कौन बचाने आएगा सबसे पहले, हु वांट्स टू रूल दिस एरिया, इट इज़ चाइना। चाइना ने ऐसा थोड़ी फर्स्ट टाइम हेल्प करने आएगा, चाइना तो वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स है, और चाइना ने बीच में जो इसके पोर्ट्स है, कोलंबो पोर्ट जो है, हम्बन टोटा है, वहाँ पे क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, चेकबुक डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं,
ठीक है ना, कि हम आपको इतना पैसा हम पैसे दे देंगे, हमें पता है कि तुम्हारी वर्थ मतलब तुम चुका ही नहीं पाओगे, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, अब तुम ये मुझे पोर्ट है जो 100 साल के लिए लीज पे दे दो, उस पर किसका कब्जा हो गया? चाइना का कब्जा हो गया। तो जियोपॉलिटिक्स पे भी इसका इफेक्ट आएगा। नाउ दैट इज वेयर यू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। नाउ दैट इज वेयर यू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। क्यों? तुमने इकोनॉमी के आंसर में तुमने उसको किससे लिंक कर दिया है? तुमने उसमें आईआर का भी पॉइंट दे दिया है। तो तुम अब ये देखो कि क्या तुम्हारा इंप्रेशन क्या जा रहा है कि भैया ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक स्टूडेंट आंसर खाना पूर्ति के लिए लिख के आया है, उसको पता है कि कैसे डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, किस डायनेमिक का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। तो जियोपॉलिटिक्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद तुम यहाँ पे लिखोगे रिफ्यूजी क्राइसिस। रिफ्यूजी कहाँ आएंगे, कहाँ घुसेंगे? हमारी सदर्न स्टेट्स में इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज होगा। एंड यस, पोर्ट फैसिलिटी, इंडिया के लिए जो कोलंबो पोर्ट था बहुत बड़ा मेजर हब था फॉर ट्रांसशिपमेंट। बहुत ज़्यादा जो शिप्स का लोड है वो हम कोलंबो पोर्ट के थ्रू डाइवर्ट करते थे, मेंटेन करते थे। नाउ दैट विल वेंट फॉर अ टॉस। तो नेगेटिव्स की लिस्ट देख लिया आपने कितनी बड़ी है? अच्छा, नेगेटिव्स की लिस्ट नहीं भी देखी है, लेकिन ऑल आई वांट टू से कि तुमको एजेंडा समझ आया कि किस तरीके से आंसर लिखना है, क्योंकि बहुत एफर्ट डाल के मैंने आपको बताया आंसर कैसे आपको मल्टी डायमेंशनल या होलिस्टिक बनाना है, ठीक है। चलो अब पॉजिटिव्स की बात करते हैं। पॉजिटिव्स खैर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि श्रीलंका अपने आप में बहुत बड़ा सुपर पावर तो नहीं था। तो वन ऑफ द पॉजिटिव इज़ कि आपको, आई डोंट नो इफ़ यू नो इट और नॉट, कि भाई श्रीलंका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब था कपड़े का, टेक्सटाइल का, ठीक है ना। बट बिकॉज वहाँ पे इतने क्राइसिस चल रहे हैं तो अब वो ऑर्डर्स कहाँ डाइवर्ट हो गए हैं? तमिलनाडु में तिरुपुर एक जगह है। सो इंडिया हैज़ गॉट दी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। तो इसका जो इंडिया का, चलो मान लो कि इससे क्या होगा, विल लीड टू इंक्रीज इन टेक्सटाइल, ठीक है ना, हमको टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिले। ऑल्सो इफ इंडिया प्रोवाइड्स हेल्प विच इंडिया हैव डन रिसेंटली ऑल्सो इन पास्ट ऑल्सो, तो इससे क्या, इंडिया एज अ सुपर पावर एक एस्टैब्लिश की, भाई ऐसा नहीं है कि इंडिया मुसीबत के टाइम में जो है वो पीछे हट जाता है, वो आपके साथ खड़ा हुआ है हेल्प करने के लिए। सो इट विल स्टैब्लिश इंडियाज इमेज as a ग्लोबल पावर लिख सकते हो इसको। आप लिख सकते हो कि ग्लोबल साउथ में एक पावर की इमेज, कि भाई ये कंट्री कभी भी पीछे हटती नहीं है हेल्प के टाइम। सो ये जो है आपका आंसर। नाउ आपका जो कंक्लूजन होगा, अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे, ठीक है ना, क्योंकि कंक्लूजन में बहुत बच्चे क्या करते हैं, समरी लिख देते हैं। तो आप देख रहे होगे आज मैंने काफ़ी कंसिडरेबल टाइम जो है वो आंसर राइटिंग पे स्पेंड किया है, बिकॉज मुझे समझ आ रही है कि आप लोगों को डायमेंशन ही नहीं समझ आ रहे कि कौन से पोर्शन में क्या लिखना है। तो कंक्लूजन इज नॉट अ समरी। ये बच्चे 2024 वाले अटेम्प्ट वाले ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं, 2023 वाले तो फिर भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके बेटर हो चुके हैं। तो 2024 वाले बच्चों के लिए, 2025 वाले बच्चों के लिए स्पेशल वो है कि ध्यान देना इस बात पे मैं क्या कह रही हूँ कि कंक्लूजन इज नॉट अ समरी। जो तुमने लिखा है उसको ये समरी नहीं कर रहे हो जो तुम बचपन में करते थे स्कूल में 11th-12th स्टैंडर्ड में। कंक्लूजन शुड बी वे समथिंग विच प्रोवाइड्स ऑप्टिमिज्म, विच प्रोवाइड्स अ सोल्यूशन, कि ठीक है ये है, नाउ दिस इज द सोल्यूशन, मुझे पता चल गया है, दीज आर द नेगेटिव्स, दीज आर द पॉजिटिव्स। नाउ इफ यू टेक द स्टेप्स it will help in mitigating all the negatives. if not the steps तुम करंट में एग्जाम्पल दे दो कि भाई इंडिया ऑलरेडी ये स्टेप्स ले रहा है, या इंडिया ऑलरेडी कुछ मेजर्स ले रहा है टू ग्रैब द मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। हमारे जो इंडिया के जो नेबर्स है दे आर फेलिंग, बट इंडिया इज गेनिंग आउट ऑफ देम बाय फॉलोइंग वेज, या मोस्टली यू कैन टेल, मतलब इट विल डिपेंड कि आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। इसमें आप क्या, इतने सारे नेगेटिव्स हैं इंडिया के लिए, ये सारे क्या है इंडिया के लिए नेगेटिव्स हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, मेजर्स टू मिटिगेट इट, मेजर्स टू मिटिगेट मतलब उनको रिड्यूस या हटाने के लिए या कम करने के, मेजर्स टू मिटिगेट दीज नेगेटिव्स, मिटिगेट these. So this is how your answer will look complete, and that is, अगर इसमें अगर तुम कुछ डेटा नहीं डालोगे,
नंबर नहीं आएंगे मेरे दोस्तों। इस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना तुम लोगों के लिए अच्छा है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू लुक एन आंसर, ठीक है ना। लुक अ टॉपिक, लुक कवर एनी न्यूज़ विच इज़ इन देयर, ठीक है ना। सो विद दिस हमारा जो फर्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है वो कवर हो गया। फिर देन कम्स टू लीडिंग रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अभी एक सर्वे हुआ था, किसके द्वारा किया गया था? प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है कंपनी, जिसको बिग 4 भी कहा जाता है। आप लोगों ने EY, डिलॉयट और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कौन सी एक और, KPMG, इनके नाम सुने होंगे। सिमिलरली PwC ऑल्सो कम्स इन द लिस्ट ऑफ बिग 4। तो उन्होंने एक सर्वे किया था इंडिया में ऑन ऑन दी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, और उन्होंने बोला कि भाई ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFIs हैं, दे विल प्ले अ वेरी की रोल इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एसोसिएटेड है। ये उन लोगों को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो छोटा, माइक्रो मतलब छोटे अमाउंट का लोन देते हैं किन लोगों को, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। नाउ व्हाट इज क्रेडिट हिस्ट्री? आप कभी भी लोन लेने जाते हो तो कहते हैं ना आपका बैकग्राउंड वो चेक करते हैं, अच्छा ठीक है इनकी कितनी सैलरी है, इनके पास कोई असेट है कि नहीं, सोने के कंगन है कि नहीं है, इन्होंने कभी पेमेंट पे डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जिनके पास कोई असेट नहीं है गिरवी रखने के लिए, कोई सोने के कंगन नहीं है गिरवी रखने के लिए, उन्होंने कभी लोन नहीं लिया तो उनके पास कोई लोन शीट भी नहीं बनी हुई है, वो लोग कहाँ जाएं? ऐसा थोड़ी है सारे के सारे लोग जो लोन लेना चाहते हैं वो वर्दी नहीं है लोन लेने के, बट उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन्हें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। नाउ व्हाट? तो दैट इज़ वेयर कम्स द रोल ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो भी आके इन लोगों को ऐसी सेगमेंट को कैटर करते हैं। सो रिसेंटली इनके ऊपर एक स्टडी हुई थी, किसके द्वारा? कंफ्यूज मत हो जाना अगर कुछ आता है, RBI या सेबी या किसी बैंकिंग एसोसिएशन ने नहीं करी थी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑडिट फर्म है बिग 4 करके, एक कंसल्टेंसी फर्म है PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स करके, उन्होंने ये स्टेटमेंट निकाला। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पता करना भाई व्हाट आर MFIs, फिर इन्होंने क्या आज तक इनका योगदान रहा है, इससे रिलेटेड कोई डेटा या उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि लास्ट संडे की हमारी न्यूज़ में हमने कवर किया था पैक्स, प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है ना, उस हमने क्वेश्चन को, उस पूरे टॉपिक को कवर किया था। तो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है MFIs को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कवर करना। सो बेसिकली ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं which are basically financial companies होती हैं that provide small loans to people who do not have access to banking facilities. They are existence from 90s, ऐसा नहीं है नया कॉन्सेप्ट है, early 90s they are existence when the banks were not inclined to give loans. आजकल तो लोन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़, अलग अलग NBFCs, नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वो आ गई हैं। बट बैक बिफोर, इफ़ वी टॉक अबाउट 1990, उससे पहले तो गवर्नमेंट के हाथ में होते थे बैंकिंग लाइसेंसेस, प्राइवेट हैंड्स में तो होते नहीं थे। तो बैंकिंग सेक्टर हमारा इतना इवॉल्व ही नहीं था उस टाइम। कौन कैसे लोन ले, दैट इज़ वेयर MFIs केम इनटू पिक्चर। ऐसे सेगमेंट को कैटर किया जिनके पास कोई लोन हिस्ट्री उनकी नहीं रही है। अब इनकी बेसिकली, अच्छा ठीक है, तो इन्हीं फटाफट से एक बार देख लेते हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। और एक कमेटी थी, इसका नाम याद कर लीजिएगा, विच इज़ YH मलेगाम कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। तो ये मलेगाम जी कौन थे? बहुत ही नोन CA थे ये, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के ये प्रेसिडेंट रहे हैं। एंड RBI ने आई थिंक एक कमेटी फॉर्म करी थी जो YH मलेगाम कमेटी, और इन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशन दिए थे। और इन्होंने एक्चुअली हाईलाइट भी किया था द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। सो YH मलेगाम कमेटी का नाम आपको याद रखना है कि कोई क्वेश्चन आ जाता है मेंस में तो कहीं पे भी आपके ऊपर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कैसा पूछा है, कि उसको आपको जो आंसर में, इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में या अपने बॉडी ऑफ द आंसर में इसको कहाँ एडजस्ट करना है। नाउ सिग्निफिकेंस, क्या इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। नाउ इफ वी सी, दे हैव लेड टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। क्योंकि विमेन, अच्छा विमेन का एम्पावरमेंट कैसे हुआ? आपने देखा होगा कि विमेन जो होते हैं, फीमेल्स जो होती हैं, उनको क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी स्पेशली इन रूरल एरिया में बहुत दिक्कत आती है। सो दैट इज़ वेयर जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
दे पिच्ड इन एंड दे हेल्प्ड. इनकी जो मेजर सर्विंग थी इनिशियली फॉर सम ईयर्स वॉज टूवर्ड्स दी विमेन कैटेगरी. ठीक है ना. इट हेल्प्स इन पावर्टी एलिवेशन. कैसे भाई? भाई जो ऑलरेडी पुअर है, डिप्राइव्ड है, उसको बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, उसको लोन नहीं मिल रहा था, तो वो जो गरीबी का चक्रव्यूह है वो उसी में बार बार घूमे जा रहा था. बट ऐसे इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से क्या हुआ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गरीबी कम हो गई, बट येस इट हैज़ सर्टनली हेल्प लॉट मैनी पीपल टू गेट आउट ऑफ दिस पावर्टी ट्रैप. ठीक है ना. इट हैज़ प्रमोटेड सेविंग्स इन रूरल हाउस होल्ड्स. इन्होंने जा जाके लोगों को एजुकेट किया, लोगों को अवेयरनेस फैलाई कि आप हमारे पास फंड्स जमा करवाओ, इट विल गिव यू रिटर्न्स. सो येस इट प्रमोटेड द कल्चर ऑफ सेविंग्स. ठीक है ना. फिर ऑब्वियसली क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट. हाँ जी भाई चलाने हैं तो वहाँ पे एक मुंशी जी बैठे होंगे, वहाँ पे कुछ लोग ये मतलब बहुत सारे, वहाँ पे गार्ड भी होगा, वहाँ पे एक छोटू भी होगा ऑफिस में. तो येस इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉयमेंट एज वेल. एंड येस लास्ट बट नॉट द लीस्ट it has promoted financial inclusion. कैसे? they have mobilized savings and they have lent out to those people. उन लोगों तक पैसे पहुंचाए जिनको शुरू में जो है पैसे जो क्रेडिट लेने में दिक्कत हो रही थी. नाउ चैलेंजेस, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है क्योंकि हम इन पे फोकस नहीं करते. बैंक्स के, एनबीएफसीज के चैलेंजेस हमें पता होते हैं, बट यूजुअली जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि पैक्स था जिसको हमने लास्ट वीक कवर किया, वो नहीं पता होता है क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास ज़्यादा मटेरियल फ्लोट नहीं करता है. तो इसका चैलेंजेस क्या होता है? सबसे बड़ा वन ऑफ द चैलेंजेस, अब इकोनॉमी में आप कुछ भी देख लो, वन ऑफ द मेजर चैलेंज, चाहे किसी सेक्टर पे क्वेश्चन आए, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन आए, दो तीन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा सब में कॉमन होती हैं. एक तो लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, एक लैक ऑफ फंड्स. तो लैक ऑफ फंड्स में यहाँ पे भी सेम है. वही फंड्स कहाँ से आए? क्यों? क्योंकि देखो जब सेविंग की बात आती है तो लोग हमेशा बड़े बैंक्स में जाके, नामी गिरामी बैंक्स जो होते हैं या यूजुअली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, अगर आपने अपने घर में भी टेंडेंसी देखी होगी तो हमारी वाली जनरेशन वुड स्टिल वांट टू गो टू प्राइवेट बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक हो गया, HDFC हो गया. जो हमारे पेरेंट्स हैं, एंड पेरेंट्स से भी ज़्यादा जो हमारे जो दादाजी नाना जी वाली जनरेशन है, वो सरकारी बैंक ही जाके, या उनकी प्रेफरेंस इज ऑलवेज सरकारी बैंक की, भाई सरकार का बैंक है कुछ होगा नहीं, राइट. तो व्हेन इट कम्स टू सेविंग, हम क्या बात कर रहे थे? फंडिंग की बात कर रहे थे कि इनको कहाँ इशू आता है. फंडिंग इज अ मेजर रोड ब्लॉक और हर्डल फॉर देम. क्यों? क्योंकि भाई कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे चलता है? फंड्स आते हैं और उसी को यूज़ करके एज लोन्स दे देते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू डिपॉजिटिंग मनी, आपने कभी सोचा है कि आप MFI के पास पैसे जमा कराओगे? आप कहोगे मैम पहले तो हमें आज ही पता चला है कुछ MFI करके होता है, उसके बाद भी होगा तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, हम किसी बड़े बैंक के साथ ही अपने पैसे को डिपॉजिट कराना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ हमारा पैसा सिक्योर है, डूबेगा नहीं. ठीक है ना. तो अब बेचारे MFI क्या करें? पैसे लेने तो सब आ जाते हैं, डिपॉजिट कराने की जब बारी आती है तो वो डिपॉजिट नहीं कराते, तब वो बड़े बैंकों को प्रेफर करते हैं, बड़े बैंक्स जो ट्रस्टवर्दी बैंक्स है, ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ. सो फंडिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम. then it does not come under the regulation of direct regulation, I would say, of RBI. RBI is usually the monetary authority of the country, है ना. functions पढ़े थे ना, हमने पढ़ते हैं ना RBI के functions, एंड इट ओवरसीज द फाइनेंशियल सिस्टम कि कैसे हमारी कंट्री में जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चल रहा है. बट माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए RBI डज नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट सुपरविजन. फिर ओवर इनडेप्टनेस बहुत ज़्यादा, क्या है? ये लोग कर्जे में डूबे पड़े हैं. क्यों? क्योंकि ये लोग भी कहीं से क्यों, इनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या होता है? या तो किसी कमर्शियल बैंक से लेते हैं या ये किसी NBFC से लोन लेके जो है ये चलाते हैं. अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, कोई कमर्शियल मोटिव नहीं होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई वेलफेयर मोटिव से नहीं होते हैं. बट एट द सेम टाइम इट डज नॉट मीन कि लूट खसोट करने बैठे हुए हैं. ठीक है ना. दे आर कमर्शियल एंटरप्राइजेस कि भाई दे आर डेफिनेटली प्रोवाइडिंग और कैटरिंग मतलब उस सेगमेंट को, बट ऐसा नहीं है कि ये सब्सिडाइज रेट पे या वेलफेयर के लिए कि भाई मतलब बिना इंटरेस्ट के दे देंगे, ऐसा नहीं है. ठीक है. सो बेसिकली पैसे कहाँ से अरेंज कर रहे हैं? NBFC से, दूसरे कमर्शियल बैंक से. ठीक है ना. पैसे आगे दे देते हैं, वहाँ से पैसा आता नहीं है, तो ये लोगों का क्या हो जाता है? इनकी साइकिल, जो कैश साइकिल, वो ख़राब हो जाती है
और ये कहाँ चले जाते हैं? कर्जे में। किस में चले जाते हैं? कर्जे में। कर्जा बहुत बढ़ जाता है। फिर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। मैं जब आरबीआई सुपरविजन नहीं कर रहा इनके लिए आज तक कभी कोई प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं आई, जैसे एनबीएफसीज और बैंक्स के लिए, कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए देयर इज अ सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। इनके रेगुलेशन के लिए अभी तक देयर इज नो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड डिपेंडेंस ऑन कमर्शियल बैंक्स एंड एनबीएफसीज फॉर फंडिंग एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स। यस, मैंने आपको क्या कहा था, ये कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं होते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि भाई ये लोग ऐसे लोगों को कैटर कर रहे हैं जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो उनसे जो वो कम रेट पे देंगे या ज़्यादा, भाई रिस्क ज़्यादा है तो आपको जो इंटरेस्ट है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा। सो दीज आर दी challenges to the IMF or associate, sorry IMF नहीं, MFI. So these are the challenges associated with MFI. तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे जो 2 मेजर न्यूज़ आर्टिकल्स थे मेंस में से, वो हमारे कवर हो गए। तो ये आपको क्या लग रहा होगा मैं काट क्यों नहीं हूँ जाके, ये सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन सेंस ऑफ कंप्लीशन कि आप देखो हंसते गाते बातें करते जनरल बातें कर रहे हैं हम तो सिर्फ, ठीक है। तो हमारे 35 मिनट तो निकल भी गए हैं, 35-36 मिनट हो गए हैं। अब जल्दी से हम बाकी के 3 न्यूज़ आर्टिकल कवर कर लेंगे। सो थर्ड न्यूज़ आर्टिकल है, सीधी बात नो बकवास वाले सेक्शन में से, प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड लॉस एंड इनकर्ड लॉस। तो आरबीआई ने ना अभी एक नई रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी है कि भाई आप लोगों को, बैंक्स को जो है जो वो लोन की प्रोविजनिंग करते हैं। अच्छा, ये पहले मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी स्टोरी लाइन सेट कर देती हूँ आपके दिमाग में। लोन की प्रोविजनिंग क्या होती है? जब भी कोई हमसे मतलब कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो बैंक्स को कुछ अमाउंट सेट असाइड करना पड़ता है। मान लीजिए कि HDFC ने 5,000 रुपये का लोन दिया अनिल को, ठीक है ना। तो उस 5,000 का कुछ परसेंट, 5,000 उसको दे दिए, आरबीआई अपने HDFC अपने अकाउंट्स में 5,000 का कुछ परसेंट वो सेट असाइड करेगी। वो क्यों करेगी? कि कल को ये पैसे वापस नहीं आए, ये पैसे वापस नहीं रिटर्न करे अनिल ने, तो वो जो लॉस है वो कहाँ से सेट ऑफ करेंगे? वो लॉस सेट ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से फंड बना होना चाहिए ना, एक पैसे कुछ पैसे इकट्ठे होने चाहिए। कल को मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग डिफॉल्ट कर गए, तो वो कहाँ से उस टाइम पैसा लाएंगे, कहाँ से उसको सेट ऑफ करेंगे उन लॉसेस को? तो इसलिए एक प्रोविजन होता है बेसिकली कि जब भी कोई सा भी बैंक लोन देता है किसी को भी, तो उसको उस लोन का कुछ अमाउंट का एक प्रोविजन बनाना होता है। तो अभी तक बैंक्स क्या कर रही थी? अभी तक बैंक्स जो प्रोविजनिंग कर रही थी वो कर रही थी कौन से बेसिस पे? इनकर्ड लॉसेस बेसिस पे। बट अभी आरबीआई ने बोला अप्रोच चेंज करो, इनकर्ड लॉसेस से एक्सपेक्टेड लॉसेस अप्रोच पे आओ। तो अभी चलते हैं, एक ब्रॉडर पिक्चर बता दी, अब धीरे धीरे इस पर डिटेल्स भरते हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल है, न्यूज़ आई थी आरबीआई फ्लोट्स पेपर ऑन एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच। तो उन्होंने बोला भाई चेंज कर दो, ये नई अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मोर अबाउट द न्यूज़। सो आरबीआई ने रिसेंटली एक नया फ्रेमवर्क प्रपोज किया है। अभी तक बैंक्स क्या कर रहे थे? बैंक्स मेक लोन ऑन द बेसिस ऑफ इनकर्ड लॉस अप्रोच, बट आरबीआई ने क्या बोला है, आप कौन से अप्रोच को फॉलो करो? एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच, एक्सपेक्टेड लॉस अप्रोच, ठीक है जी। एंड ये स्टेप बेसिकली क्यों लिया गया? सो दैट और रेजिलियंट हो जाए हमारा बैंकिंग सिस्टम। रेजिलियंट मतलब और रफ एंड टफ, रेजिलियंट वर्ड समझ नहीं आता तो मतलब मजबूत, कि कल को कोई भी एक्सटर्नल शॉक आता है, क्योंकि इकोनॉमी में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि जरा सा कुछ बाहर स्थिति ऊपर नीचे हुई और बैंक्स जो है वो उनका जो है मतलब हाल खराब हो गया, नहीं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेजिलियंस, इन ऑर्डर टू मेक देम मोर रफ एंड टफ, ठीक है ना। तो ये प्रोविजन लाया गया। अब ये प्रोविजन बस आपको समझना रहेगा, मैंने आपको क्या बोला, 2 टाइप के प्रोविजन होते हैं, एक तो इनकर्ड लॉस एंड एक्सपेक्टेड लॉस। इनकर्ड लॉस प्रोविजन में जो पैसे सेट असाइड करते हैं बैंक्स, इट डिपेंड्स अपॉन कि लॉस कितना हुआ है, ठीक है ना। जब लॉस हो जाता है, मतलब हमें पता चल गया ये अनिल का जो है मन बदल गया है, ये जो 5,000 रुपये लेके गया था ये वापस नहीं देने वाला हमको, ये जो पैसे है वो वापस नहीं देने वाला, उस बेसिस में मतलब इसमें हम जो प्रोविजनिंग करते हैं इट इज़ ऑन दी इट टेक्स प्लेस जब डिफ़ॉल्ट अकर हो गया है, जब अनिल ने बोल दिया है मैं पैसे नहीं दूंगा। वेयर एज एक्सपेक्टेड लॉस वाली जो प्रोविजनिंग होती है उसमें क्या होता है, एक्सपेक्ट मैं पहले से ही एक मनी सेट असाइड कर दूंगी
मनी सेट असाइड कर दूंगी ऑन द बेसिस ऑफ मुझे क्या लग रहा है, मतलब एक एक्सपेक्टेशन, एक हंच के ऊपर, एक गट फीलिंग के ऊपर। डेफिनेटली इसके भी पैरामीटर्स है, आपका हो गया मैम HDFC कहता है, कहेगा कि मैं तो 6% पैसे सेट असाइड करूंगा, SBI बोलेगा मैं तो 10% करूंगा, तो कुछ तो एक स्टैंडर्ड वो होना चाहिए। उन स्टैंडर्ड्स में यू डोंट हैव टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉस में क्या होता है कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो लॉस की, हाँ भाई इस अकाउंट पे मुझे लग रहा है कि हाँ सिर्फ 90% पैसा मेरा वापस आ जाएगा, 10% मुझे लग रहा है कि शायद गड़बड़ हो सकती है, तो मैं उतने की ही एक्सपेक्टेड लॉस के ऊपर प्रोविजनिंग करूंगी, ठीक है ना। फिर उसमें क्या कर रहे थे, लॉस जब हो जाता है तब उसके बाद प्रोविजनिंग करी जाती है। सो इनकर्ड लॉस वर्सेस एक्सपेक्टेड लॉस। सो विद दिस हमारा जो है थर्ड न्यूज़ आर्टिकल भी खत्म हो गया। अब एक बहुत ही मज़ेदार रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। अभी तक क्या पढ़ते थे हम, अभी तक हम पढ़ते थे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक नई रिपोर्ट आई है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट, ठीक है ना, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। अच्छा बीच में एक न्यूज़ आर्टिकल हमसे मिस हो गया है, वो मैं कराती हूँ अभी, मुझे जस्ट अभी ध्यान आया कि अरे मैंने तो उसको लिखा ही नहीं स्टार्टिंग वाले इंडेक्स में। बट पहले अपन क्या कर लेते हैं, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट, नाम ही इतना अलग है। सर्वाइवल भाई, रिच जो सबसे रिच है वो सर्वाइव करेगा या वो ही आगे तक पहुंच पाएगा। तो भाई किसने निकाली है, ये ऑक्सफैम इंटरनेशनल है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल क्या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, ये एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक डेटा रिलीज किया है। ये डेटा आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा कभी भी, ये डेटा पॉइंट आप यूज कर सकते हो मेंस में कि एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट, कभी आप जैसे इनइक्वालिटी पे कोई आंसर एड्रेस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे आया है कि भाई इनइक्वालिटीज़ हैं या रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, तो उसको मैंने क्या बोला था, डेटा लिखना पड़ेगा वरना नंबर नहीं आएंगे एक्स्ट्रा। तो क्या डेटा कि भाई एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट it says that richest 1% in India now owns more than 40% of wealth। भाई देश में 1% जनता के पास इंडिया की 40% ऑफ वेल्थ है, ठीक है ना, और बाकी वेल्थ है while the bottom half of the population together shares 3% of the wealth। बॉटम हाफ 50% अराउंड लोगों के पास 3% वेल्थ को ही 50% लोगों ने बांटा हुआ है, और वेराज जो टॉप 1% है उनके पास समवेयर अराउंड 40% ऑफ पैसा उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो ये इनइक्वालिटी पे क्वेश्चन आया तो ऑक्सफैम रिपोर्ट फटाफट से इसमें से ये जो डेटा है उसको वहाँ पे चिपका देना और नंबर आ जाएंगे। क्यों चिपका देना, भाई पढ़ लिया है, मुझे पता भी चल, मैम ने ये भी बता दिया इसको पॉइंट को यूज़ कैसे करना है। ऐसे में आए, GS3 का क्वेश्चन आए, एथिक्स में केस स्टडी आए, तो ये पॉइंट, ठीक है ना। रिपोर्ट में सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करी गई, रिपोर्ट में जेंडर इनइक्वालिटी कि भाई फीमेल को और मेल को पेमेंट में कितना डिफरेंस है उस बारे में। यू डू नॉट नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आपको बस एक ब्रॉडर आइडिया होना चाहिए कि रिपोर्ट में सिर्फ इतनी लिमिटेड बात नहीं करी गई, जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर, सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर एंड मेजर्स टू कंट्रोल देम उसके ऊपर भी बात करी गई है। एक न्यूज़ आर्टिकल, सो ये हो गई हमारी सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट। एक न्यूज़ आर्टिकल जो हमसे मिस हो गया था, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ थी, यू डू नॉट नीड टू नो, ऑल यू नीड टू नो इज ये अभी करंट अफेयर्स में था, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस प्रीलिम्स के लिए 2023 स्पेशली, क्योंकि बोर्ड्स के ऊपर बैंक बोर्ड ब्यूरो पे क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो बोर्ड्स होते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन, इनकी कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन, या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। तो पहले जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होता था अब उसको रिवैम्प कर दिया गया है, एंड द न्यू बोर्ड इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये क्या करता है, अच्छा कौन सी मिनिस्ट्री में आता है, it comes under the Ministry of Finance, Department of Financial Services, DOFS, Department of Financial Services, Ministry of Finance में ही आता है। तो इससे याद रख लेना, फाइनेंशियल मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। अब ये इसका फंक्शन क्या है, इट रिकमेंड्स होल टाइम डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। बेसिकली रिकमेंडेशन है ना कि अच्छा ठीक है ये पर्सन वर्दी है, इसको रख लो। मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होते हैं उसके होल टाइम डायरेक्टर्स, उसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स को ये लोग रिकमेंड करते हैं, ठीक है ना। एंड FSI भी क्या है, इट हैज़ रिप्लेस दी अर्लियर जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, यू नेवर नो इस बार 2023 के पेपर में जो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है वो आ जाए, ठीक है। चलिए चले हमारे इंडेक्स पेज पे जहाँ पे ऐड कर देते हैं। यार क्या हो गया, मतलब नाराज़ मत हो ना मेरे से कि मैम ऐसे कैसे आपने इंडेक्स में ठीक से नहीं लिखा, हो जाती है गलती यार, हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ।
ठीक है ना, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो अब इसको काटे, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है काटने में। आई बिलीव तुम लोगों का भी जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाता होगा तुम्हें भी, हाँ चलो ठीक है, 3 न्यूज़ हो गई, अब एक ही बची है। होता है ऐसा, हम सब कहीं ना कहीं, हम अंदर तो बच्चा छुपा ही है। चले लास्ट न्यूज़ आर्टिकल पे, विच इज़ वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट फिर से एक रिपोर्ट आई है। लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा, जो हमारा हमने न्यूज़ कवर करी थी 15 जनवरी को आई बिलीव, ठीक है, उसमें भी 2 रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा करिएगा, क्या होता है, एक ट्रिक बताती हूँ। अभी से सारी याद करोगे याद नहीं रहेंगी, एक साथ बैठ के याद करोगे तो भी नहीं होंगी। यू आर बाउंड टू फॉरगेट दैट। मेरे को भी सारी जो इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स है, दे आर नॉट ऑन माई टिप्स, बिकॉज ह्यूमन लिमिटेशन है, क्या क्या याद करें। जैसे जैसे ये 2023 वाले मतलब ये सारे बच्चे कर सकते हैं भाई। जब आपका एग्जाम आने वाला होता है, मान लीजिए आपका एग्जाम जून में है, जून 1 को है, उससे 2 महीने पहले, मतलब जून से 1 जून मतलब पहले आ गया मई, फिर अप्रैल। तो 1 अप्रैल से आप क्या करोगे, रोज आपको सिर्फ 2 इंडेक्स और रिपोर्ट, मतलब एक इंडेक्स एक रिपोर्ट, तो आपने अब देखो 2 महीने में कितनी 60 इंडेक्सेस एंड 60 रिपोर्ट्स, इतनी तो हमारे करिकुलम में ही नहीं है। मतलब आपको रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, आज मैं उठी हूँ बस, और आपको इसमें टोटल कितना टाइम लगेगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगी, और टाइम मुश्किल से 5-7 मिनट। उठे, अच्छा वर्ल्ड बैंक, सॉरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक, ये सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, नेक्स्ट डे उठे, अच्छा ऑक्सफैम, इसमें ये 3 पॉइंट्स नोट करने वाले थे। हार्डली 5 to 6 मिनट्स लगेंगे, और एक काफ़ी ईजी टास्क हो जाएगा। यू विल स्टार्ट रिलेशिंग की, अरे व्हेन यू लुक बैक 15 दिन, यार 15 रिपोर्ट्स और 15 इंडेक्सेस हो गए, मज़ा आ गया यार। अपने आप वो कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा आवाज़ में, हाँ मुझे आता है और मुझे कोई कन्फ्यूजन भी नहीं है। वेराज अगर जो बच्चे एक साथ करने बैठते हैं, वो दे आर बाउंड टू गेट कन्फ्यूज, यार दे आर बाउंड टू गेट कन्फ्यूज, ठीक है। सो सिमिलरली हमने लास्ट वीक करी थी 2, इस बार भी हमने आज 2 कवर कर ली। एक थी वो सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, और एक वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट। तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट कौन भाई कौन पब्लिश करता है, सबसे पहले तो ये देखना होता है, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस है, वो उसका एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स, यूनाइटेड नेशंस का, वो पब्लिश करता है। रिपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है, रिपोर्ट बेसिकली प्रोवाइड करता है, उन्होंने ये रिसेंटली बताया कि नंबर ऑफ पीपल एज्ड 65 और ओल्डर, ठीक है ना, इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन नेक्स्ट 3 डिकेड्स। नेक्स्ट डिकेड में कितने साल होते हैं, 10 साल होता है। तो नेक्स्ट 30 सालों में जो 65 और उससे ज़्यादा वर्ष के लोग हैं, ठीक है ना, वो अगले 30 साल में डबल हो जाएंगे। सो बाय एंड ऑफ, अभी क्या चल रहा है 2023 से मान लीजिए 2052 तक, दैट इज 2053 तक, ये जो लोग हैं जो जिनकी आयु 65 और उससे प्लस है, वो जस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी जब तक, मतलब उस टाइम ज़्यादा हम जैसे जवान लोग नहीं होंगे, हम भी तो बुढ़े हो जाएंगे जब अगले 30 साल में, तो बुढ़ापा आ ही जाएगा। खैर मुझे तो अभी से ही आ गया है, ठीक है। तो कंट्रीज इन नॉर्थ अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस फास्टर ग्रोथ। भाई वेस्ट एशिया, हम कौन से एशिया का पार्ट है? अच्छा बताना मुझे कमेंट। आज आपने देखा होगा जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई, मैंने एक भी क्वेश्चन आपसे ये नहीं बोला कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। तो जरा मुझे ये ज़रूर बताना कि इंडिया कौन से पार्ट ऑफ एशिया में आता है। इज़ इट साउथ ईस्ट एशिया, इज़ इट साउथ एशिया, is it the Gulf side, where does it come, is it the West Asia? तो ये ज़रा मुझे बताना। तो बेसिकली जो ये 3 एरियाज़ की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये जो पॉपुलेशन है ज़्यादा फास्टर रेट से ग्रो करेगी, एंड पावर्टी लेवल्स एट ओल्डर एज आर टिपिकली हाई अमंग्स दी विमेन। तो अगर हम बूढ़े बुजुर्गों की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू मेल्स, मेल की तुलना में जो फीमेल्स है उनमें जो पावर्टी लेवल है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनिशियल इलिटरेसी थी, इनिशियली दे वर नॉट अवेयर, गोइंग फॉरवर्ड उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, डिटोरेट हो जाती है, एंड सो दे लैक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो उनमें जो पावर्टी लेवल है मेल्स की तुलना में ज़्यादा देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, या ऑब्जर्व किया गया है या पाया गया है। सो ये 3 मेजर ऑब्जर्वेशंस थी। ऑब्जर्वेशंस और भी थी, आप कहोगे मैम बहुत सारी थी, हम तो और भी देखा, दूसरी साइड चेक करी, बट सारी ऑब्जर्वेशंस हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होती हैं। जितनी रेलेवेंट होती है एग्ज़ाम को अपीयर करने, एटलीस्ट कि हम एलिमिनेट करके 50-50 पे पहुंच जाए, उतना मैं आपको रेडी यहाँ पे करवा दूंगी और करवा दे रही हूँ। सो इसके साथ तो हमारे क्या हो गए, इसके साथ हमारा जो है लास्ट न्यूज़ आर्टिकल जो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट ख़त्म हो गई। तो जी हमारा जो आज का न्यूज़ सेगमेंट था वो तो कवर हो गया।
अब थोड़ी सी ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, आज थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया तो थोड़ी सी इधर उधर की बात भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक मैंने बहुत कॉमन टेंडेंसी देखी है स्टूडेंट्स में, दैट इज़ ऑफ दी सेल्फ पिटी। कि हमने मतलब ऐसे आपको लगता है पता नहीं कौन सी कुर्बानी दे रहे हो। आपको किसने कहा था ये कुर्बानी देने के लिए? आप कुर्बानी अपनी मर्जी से दे रहे हो। नोबडी हैज़ आस्क्ड यू टू जंप इनटू द फायर ऑफ यूपीएससी। नाउ इफ़ यू आर देयर, अगर आप इस आग में कूद चुके हो तो आप अपनी स्वयं की इच्छा से कूदे हो। तो ये जो सेल्फ पिटी है कि अरे मेरे से नहीं हो रहा, पॉलिटी नहीं ख़त्म हो रही, इकोनॉमी नहीं हो रही, क्लास लोड नहीं हो रही, लेक्चर लोड्स अपलोड नहीं हो रहे, अरे उसको छोड़ दो ना। उसके पीछे 1 घंटा बर्बाद करना या उसके पीछे सोचने से क्या उसका सोल्यूशन निकल आएगा? सो एज आई हैव ऑलवेज सेड दैट कि बी दी प्रॉब्लम सॉल्वर। अब प्रॉब्लम आ गई है, मुझे पता है, मुझे रोना भी आ रहा है, एकदम टप 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 आंसू भी गिर रहे हैं मेरे, बट क्या आंसू गिराओ, मैं तो मना नहीं कर रही, मैं तो खुद बहुत कई बार ऐसी हो जाती हूँ कि रोने लग जाती हूँ। कोई बात नहीं, रो, इंसान हो, रोना तो आएगा ही, राइट? तो बट अल्टीमेटली थोड़ा सा मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कम कर दो वो टाइम। जल्दी से चुप होकर अपने आप को समझाओ कि अरे ठीक है, रो लिया, फिर हंसो कि अरे यार मेरे को रोने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो रही है। प्रॉब्लम को मैं किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालूं, इसका क्या तोड़ है, उस पर जल्दी से जल्दी पहुंचो। ये सेल्फ पिटी अपने आप खत्म होती जाएगी। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, नान की बवेजा, आई नो योर फेवरेट टीचर, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मन लगा के पढ़ो और हमारा नाम जो है वो रोशन करो।